पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर अपनी अपनी राय आगे रख रहे हैं। दरअसल कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में पहले बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऐसा मामला सामने आता है दोस्तों। दरअसल ये दूसरा मामला जो है, इस मामले में एक नर्स होती है और नर्स के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जाता है जैसे कि कोलकाता में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया गया। यहाँ पे भी एक नर्स होती है, नर्स जो कि मरीजों का ध्यान रखती है। उस नर्स के साथ में पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद में उस नर्स की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इन दोनों केसों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, फ़र्क ये है जगह और नाम का। ये दोनों जगह अलग अलग थी और इन दोनों डॉक्टर और नर्स का नाम भी अलग अलग था। जिस नर्स के साथ रेप हुआ और उसके बाद में उसकी हत्या हुई, उसका नाम है तस्लीमा जहां। और जो ट्रेनी डॉक्टर थी जो कि कोलकाता में जिनके साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या हुई, उनका नाम है नौमिता देवांत। तो दोस्तों आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे आखिर ये नर्स कौन थी और इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरह आप नौमिता देवांत जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी उनके लिए इंसाफ चाहते हैं, उसी तरह से ये जो नर्स है इसके लिए भी हमें इंसाफ की मांग करनी चाहिए। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के बिलासपुर की। दरअसल ये बात है 8 और 9 अगस्त 2024 की रात की। बिलासपुर ज़िले में एक डिबडिबा सड़क है, वहीं का एक वसुंधरा रोड है। वहाँ पे दोस्तों पुलिस को एक लड़की का कंकाल मिलता है। अब जब पुलिस को उस लड़की का कंकाल मिलता है तो पुलिस क्या करती है, उस लड़की की जांच पड़ताल में लग जाती है। दरअसल जो उसके पर्स में उसका आधार कार्ड और जो आईडी वगैरह होती हैं उनको देखती हैं। जो उस लड़की ने कपड़े पहने हुए होते हैं उसे भी वो फॉरेंसिक के लिए ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूपी में जो रुद्रपुर कोतवाली है, वहाँ पे एक परिवार आता है। वो बताते हैं कि 31 जुलाई को उनकी बेटी जो है हॉस्पिटल से निकलती है, लेकिन वो घर नहीं आती। दरअसल उनकी बेटी जो है उत्तराखंड के उधमपुर नगर में एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे वो एक नर्स थी। वो लड़की रोज़ाना की तरह हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे काम करती है और शाम को वो अपने घर पे आ जाती है। लेकिन 31 जुलाई की शाम को वो होता क्या है, वो लड़की हॉस्पिटल से तो निकलती है लेकिन वो अपने घर पे नहीं पहुंचती। हमने उसको कईयों बार फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। हमने उसके साथियों से भी जानकारी ली तो वो लोग बताते हैं तस्लीमा जहां शाम तक जो ड्यूटी का टाइम होता है उस समय तक हॉस्पिटल में थी और जैसे रोज़ाना घर पे जाती है वैसे ही वो अपने घर पे चली गई। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस उस लड़की को कंटिन्यू ढूंढती है लेकिन वो लड़की कहीं पे भी नहीं मिलती। दरअसल उस नर्स को जगह जगह ढूंढा जाता है, उसका फ़ोन भी सर्विलांस पे डाला जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 9 अगस्त 2024 की शाम को पुलिस को रूप बिलासपुर जो ज़िला है वहाँ पे रोड के किनारे पे एक लड़की का कंकाल मिलता है। अब जैसे ही लड़की का कंकाल मिलता है तो उसके आधार कार्ड वगैरह आईडी वगैरह देखे जाते हैं और इधर उस तस्लीमा जहाँ की माता पिता ने जो है अपनी बेटी के खिलाफ, अपनी बेटी के लिए एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी गुमशुदा है और 31 जुलाई से गायब है। तो पुलिस क्या करती है, उसके माता पिता को बुलाती है, उस लड़की के कंकाल को दिखाते हैं, जो आईडी हैं उसे दिखाते हैं, जो कपड़े उस लड़की ने पहने हुए थे वो सारी चीज़ दिखाते हैं। तो पता चलता है कि ये उनकी बेटी तस्लीमा जहां ही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तस्लीमा जहां जो नर्स थी उसके कंकाल को देख के ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का कंकाल यहाँ पे लगभग 10-12 दिन से पड़ा हुआ है। दरअसल जो कंकाल था वो रोड की बगल में झाड़ियों में पड़ा हुआ था। अब जो रोड था वो था हाईवे, तो लोग क्या है वहाँ से कंटिन्यू आ रहे जा रहे थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वहाँ पे जो पैदल चलने वाले लोग भी होंगे तो उन लोगों को क्या बदबू आ रही होगी, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि कोई जानवर है, लेकिन किसी की नज़र उस कंकाल पे पड़ जाती है तो वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करते हैं तो उस लड़की की लाश सामने आती है तो पता चलता है कि एक नर्स की लाश है जिसका नाम है तस्लीमा जहां। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस
अब तस्लीमा जहां की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर तस्लीमा जहां के साथ ये कृत्य किया तो किसने किया। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। दरअसल जो तस्लीमा जहां का जो मोबाइल था वो मोबाइल गायब था। अब मोबाइल गायब था तो पुलिस ने सबसे पहले क्या किया, तस्लीमा जहां का जो मोबाइल था उसको सर्विलेंस पे डालती है। अब उसके बाद में ये तस्लीमा जहां बिलासपुर से जहाँ से निकलती है उस सारे एरिया के कैमरे को सर्च करती है। उधम सिंह नगर था, वहाँ के सारे कैमरे को सर्च करती है। तकरीबन पुलिस 500 से ज़्यादा कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। तो एक कैमरे में क्या दिखाया जाता है, एक जगह से तस्लीमा जहां गुजर रही थी, लेकिन दूसरे कैमरे के सामने तस्लीमा जहां नहीं आती। दूसरे कैमरे के सामने आता है एक लड़का, तस्लीमा जहां यानी कि यहाँ से गुजरी है, यहाँ से नहीं गुजरी। तो पुलिस क्या है, उस लड़के की भी जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि तस्लीमा जहां यहाँ से गुजरी है और यहाँ से नहीं गुजरी। यहाँ तक कि रोड एक ही है, लेकिन इस कैमरे के सामने से गुजरी है, इसके सामने से नहीं गुजरी है। तो उस लड़के का फ़ोटो भी बाहर निकाल लेती है पुलिस। दरअसल दोस्तों, जो कैमरे थे जो यहाँ से तस्लीमा जहां दिख रही थी, यहाँ पे नहीं दिख रही थी, उसमें क्या था, जो डेट थी 31 जुलाई की रात को तस्लीमा जहां दिखती है वो अपनी ई रिक्शा से नीचे उतरती है और वो आगे बढ़ने लगती है। और उसके आगे जो दूसरा कैमरा था उसमें तस्लीमा जहां नहीं दिखती बल्कि एक लड़का जाता हुआ दिखता है। और इन्हीं दो कैमरों के बीच में जो एरिया आता है वहीं पे तस्लीमा जहां की लाश यानी कि डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस क्या करती है, इस इलाके में उस रात को इसी टाइम के आसपास कितने मोबाइल एक्टिव थे, पुलिस ये जानकारी लेती है। अब दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि जो तस्लीमा जहां का मोबाइल गायब था उस मोबाइल में सिम डाली गई है। अब दोस्तों, सिम डाली गई है तो लोकेशन आती है बरेली के शाही थाना एरिया की। अब पुलिस की कईयों टीम तुरंत बरेली के शाही थाना इलाके पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही पुलिस उस पॉइंट पे पहुंचती है, झांकी की लोकेशन होती है, तो पता चलता है ये जो घर है वो धर्मेंद्र और खुशबू का है। लेकिन धर्मेंद्र और खुशबू जो है इस घर पे नहीं रहते, वो रह रहे हैं इस समय पे राजस्थान के जोधपुर में। दरअसल ये दोनों वहाँ पे काम किया करते हैं। अब पुलिस क्या करती है, जो धर्मेंद्र होता है उसके दूसरे नंबर को लेती है और उस नंबर को ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि वो जोधपुर में है। तो पुलिस क्या करती है, सीधी जोधपुर पहुंचती है। अब पुलिस सीधी जोधपुर जाती है और धर्मेंद्र और खुशबू को कर लेती है गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तस्लीमा जहां का जो मोबाइल था उसमें पहले सिम डली थी खुशबू की, जो कि जब नंबर शुरुआत में एक्टिव हुआ था तो पुलिस को पता चली थी कि ऐसे ऐसे नंबर एक्टिव हुआ है। लेकिन इस समय पे तस्लीमा जहां के मोबाइल में जो सिम डली थी वो डली थी धर्मेंद्र की। अब पुलिस को पूरा कंफर्म हो गया कि धर्मेंद्र और खुशबू का तस्लीमा जहां से कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि इसीलिए इन दोनों के पास ये मोबाइल है। तो पुलिस तुरंत धर्मेंद्र के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उसे थाने लेकर आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम उस समय बिलासपुर में क्या कर रहे थे। तो पुलिस को वो पहले कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस क्या है उसे सख्ती से पूछती है। तब वो बताता है कि वो बिलासपुर में पहले दिहाड़ी मजदूर था, आजकल वो जोधपुर में दिहाड़ी मजदूर है। क्राइम की रात पे क्या होता है, वो शराब पीकर आ रहा होता है। दरअसल ये नशे का सेवन करता था। तो रात को लगभग 10 बजे का समय होता है और ये जो डिबडबा रोड थी वहाँ पे ये शराब पीकर आ रहा होता है। तभी इसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़की ई रिक्शा से नीचे उतरती है और रोड पर पैदल चल रही है। तो उसने थोड़ी देर तक तो क्या किया, ई रिक्शे के जाने का इंतज़ार किया। अब जैसे ही ई रिक्शा वहाँ से जाता है तो ये सोचता है कि लड़की अकेली है, इसके पास पैसे होंगे, जो पैसे हैं उनको मैं इससे छिना लेता हूँ। तो ये सीधा सीधा उसके पीछे भागा भागा जाता है और तस्लीमा जहां की पीठ पर जोर से धक्का मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही वो लड़की नीचे गिरती है तो इसके सर को पकड़ के ये जोर जोर से ज़मीन में मारता है। अब ये देखता है कि ये जो सारी वारदात को अंजाम दे रहा है वो रोड है
रोड पे कोई आएगा तो इस लड़की को बचाएगा, पुलिस के पास इसको लेके जाएगा। तो ये क्या करता है, तस्लीमा जहां को घसीटता हुआ झाड़ियों में ले जाता है। इसके मन में कहीं पे भी रेप वाली बात नहीं थी, लेकिन ये क्या करता है, उस लड़की को देखता है जब इसको ये मार रहा होता है तो इसके मन में वासना जाग उठती है। अब जैसे ही इसके मन में वासना जागती है तो ये क्या करता है, पहले तो जो नर्स थी तस्लीमा जहां, उसके गले को बुरी तरह से दाबता है। जब इतनी बुरी तरह से दाबता है कि उस नर्स की जान निकल जाती है। उसके बाद में ये उस लड़की का रेप करता है। रेप करने के बाद जो भी उसने सोना चांदी पहना हुआ था उसे उतारता है। उसके पर्स में 3000 रुपये होते हैं, उनको लेता है। उसके पर्स में उसका मोबाइल होता है, उसे लेता है और वहाँ से सीधा रफू चक्कर हो जाता है। ये समझता है कि इसको पुलिस पकड़ेगी नहीं, लेकिन आखिरकार इसको पुलिस पकड़ लेती है। अब दोस्तों ये होता क्या है, तब ये वहाँ से भाग रहा होता है तो भाग के ये सीधा अपने घर पे जाता है और घर पे जाके अपनी पत्नी को मोबाइल गिफ्ट करता है। अब जैसे ही इसने अपनी पत्नी को मोबाइल गिफ्ट किया तो इसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अब इसकी पत्नी क्या करती है, उस मोबाइल में अपनी सिम डाल लेती है और जैसे ही इसकी पत्नी खुशबू उस मोबाइल में अपनी सिम डालती है, वैसे ही पुलिस को पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि मोबाइल ऑन हो चुका है और उसके अंदर सिम डल चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिरकार तो तस्लीमा जहां के केस का खुलासा हो गया, लेकिन तस्लीमा जहां के जो परिवार के लोग हैं उनका कहना ये है कि ये जो धर्मेंद्र है अकेला उनकी बेटी के साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। जैसे कि जो मौमिता थी, जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ बलात्कार के बाद रेप हुआ है, उनके घर वाले भी यही कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ अकेला व्यक्ति रेप नहीं कर सकता। अब मौमिता के जो रेप कांड था उसके पन्ने पे पन्ने खुल रहे हैं, रोज़ाना एक नई चीज़ सामने आ रही है। अब तस्लीमा जहां के परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि इस केस की कार्रवाई जो जांच पड़ताल है वो अच्छी तरह से की जाए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये अकेला आदमी उनकी बच्ची का बलात्कार नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी बच्ची बड़ी होकर कुछ काम करेगी, उनका नाम रोशन करेगी। लड़कियां मेहनत भी करती हैं, डॉक्टर बन रही हैं, नर्स बन रही हैं और भी अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। लेकिन क्या होता है, ये समाज में बहुत सारे ऐसे राक्षस दरिंदे घूम रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी हवस बुझानी है। अब हवस बुझाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, जो भी लड़की आती है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, लड़की की उम्र क्या है, क्या करती है, कैसे परिवार से है, कैसे परिवार से नहीं है, उन्हें सिर्फ उस लड़की के साथ बलात्कार करना होता है। और बलात्कार करके क्या करते हैं, वो उसकी हत्या कर देते हैं। अब ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है, आप देखिए, रोज़ाना की ऐसी बहुत सारी वारदात आती हैं। कल भी मैंने एक कहानी डाली थी जिसमें कि उत्तराखंड के देहरादून में एक बस के अंदर 3 ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर, यानी कि 5 लोग जो कि 40 साल से ऊपर की उम्र के थे, कोई 42 का, 45 का, 50 का, 57 का, ये लोग एक 16 साल की लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं। वो तो उस बच्ची को, बेचारी को सुबह गार्ड ने देख लिया था तो उस मामले का खुलासा हुआ था। आप चाहें तो कल की मेरी कहानी देख लीजिएगा। अब हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए कंटिन्यू रोज़ाना कैसे 2-4 केस आ रहे हैं जहाँ पे कि लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे देश का कानून जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कोई बलात्कार कर देता है तो उसको दूसरे तीसरे दिन बेल मिल जाती है, वो फिर आराम से छाती चौड़ा के घूमता है। तो लोगों को यही है कि भैया बलात्कार कर देंगे, क्या है, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, हमें हमेशा अच्छी चीज़ें लोगों से सीखनी चाहिए। क्या, आप सऊदी जाइए, सऊदी में क्या होता है, आप किसी लड़की के साथ में कोई बलात्कार कर देता है ना, उसको तुरंत फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और भी बहुत खतरनाक सज़ाएं होती हैं जो कि इस्लामिक देशों में देते हैं। आप इराक में जाइए, जैसे ही पता चलता है कि किसी ने किसी लड़की के साथ में बलात्कार कर दिया, उसको बीच रोड पर फांसी दी जाती है और सबको दिखाया जाता है कि ये देखो, जो बलात्कार करेगा उसके साथ ऐसा असर होगा, ताकि और जो लोग देख रहे हैं उनके मन में एक डर बैठ जाए कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे देश का कानून थोड़ा उलझा हुआ है। अब उलझा हुआ क्यों है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा।
हमारे देश में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। नाजायज़ फ़ायदा कैसे? लड़कियां क्या करती हैं, लोगों को फंसा देती हैं। मैंने आपको 2-4 कहानियां सुनाई थी। अभी एक कहानी सुनाई थी कुछ समय पहले, जिसमें कि एक कांस्टेबल होता है, उसके एक लड़की के प्रेम संबंध होते हैं। वो लड़की क्या करती है, उससे बार बार पैसे मांगती है। जब वो नहीं देता तो उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, कहती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी, कहूँगी कि तुमने मेरा रेप किया है। अब ये कहानी सामने आती है। वो उस कांस्टेबल ने क्या किया, एक वीडियो बनाई, उस लड़की का फ़ोटो डाला और आखिर में जाके वो आत्महत्या कर लेता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, ये लड़की मेरे ऊपर दबाव पे दबाव डाली जा रही है। अब देश का कानून ऐसा ही है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इस मामले में कुछ ना कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। कोई किसी के साथ रेप करता है और कोई किसी की हत्या करता है, इस मामले के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि आगे से लोग ये गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचें। तो दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जिस तरह से लोग जो कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उसी तरह से हम ये भी चाहते हैं जो हमारे ये नर्स हैं, नर्स के लिए भी सभी लोग इंसाफ मांगें, ताकि जल्द से जल्द इनके केस का अच्छी तरह से खुलासा हो। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था। नमस्कार।